हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। इस वीडियो में हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय एनीस जंग। एनीस जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग का एक अनदर टाइटल दिया है, दैट इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये किसको रेफर कर रहा है? स्टोलन चाइल्डहुड को। अब पहले तो आप लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब समझो। देखो, लॉस्ट का मतलब गुम हो जाना, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? देखो आप अगर स्प्रिंग सीजन की बात करोगे, स्प्रिंग सीजन इज़ नोन फॉर ब्रिंगिंग जॉयनेस, हैप्पीनेस, राइट। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं स्प्रिंग सीजन में और हर एक के अंदर एक उम्मीद होती है कुछ नया करने की, नया सीखने की। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये अब लॉस्ट हो चुका है और यहीं पर स्प्रिंग को इन्होंने चाइल्डहुड में रेफ़र किया है। मतलब जब हम अपने बचपन में होते हैं, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, राइट। हम अपनी हैप्पीनेस में होते हैं, हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं एंड हमें ना एक नई उम्मीद होती है। बचपने में ना हमें इनोसेंस होती है, एक उम्मीद होती है कुछ करने की। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर एक के बचपन में आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगी, लेकिन जो बच्चे पुअर हैं, जो बच्चे पॉवर्टी से घिरे हुए हैं, उनका बचपन लॉस्ट हो जाता है, उनका स्प्रिंग, उनकी हैप्पीनेस लॉस्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है स्टोलन चाइल्डहुड, कि वो बच्चे जो पॉवर्टी से, गरीबी से घिरे हुए हैं, उनका बचपन गुम हो चुका है या उनका बचपन चुरा लिया है किसने? गरीबी ने। तो यहाँ पर ये उन्हीं बच्चों की स्टोरीज़ बता रही हैं। तो एनीस जंग ने यहाँ पर दो बच्चों की स्टोरी बताई है जिनकी लाइफ को एनीस जंग ने बारीकी से देखा है। पहली स्टोरी में आपको साहिब आलम के बारे में जानने को मिलेगा एंड दूसरी स्टोरी में आपको मुकेश के बारे में जानने को मिलेगा। तो साहिब आलम एंड मुकेश दोनों ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड दोनों किस तरीके से इस गरीबी की वजह से अपने बचपन को भूल जाते हैं, वो ही चीज़ एनीस जंग ने हमें यहाँ बताई है। एंड वो ये भी कहना चाहती हैं कि जो बच्चे अमीरी दुनिया में पैदा होते हैं, एफ्लुएंट या रिच फैमिली में पैदा होते हैं, उनका बचपन इनके बचपन से बिल्कुल अलग है। किसके बचपन से? साहिब एंड मुकेश। ठीक है, तो अभी चैप्टर में इन दोनों की कहानी को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एनीस जंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनीस जंग वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1964 एंड इनका जन्म रुड़केला में हुआ था। फिर इनका जो बचपन है सारा हैदराबाद में बीता था एंड इन्होंने हैदराबाद के अलावा अमेरिका से अपनी एजुकेशन रिसीव की है। इनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर थे एंड एनीस जंग ने अपने करियर की शुरुआत बहुत जल्दी ही कर ली थी और इनके करियर की शुरुआत हुई थी जब ये इंडिया में थी। इन्होंने एडिटर का काम भी किया है, ये कॉलमनिस्ट भी रही हैं। और कॉलमनिस्ट का काम क्या होता है ना कि ये अपनी राइटिंग्स बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में सेंड करते हैं, वहाँ पर इनके आर्टिकल्स छपते हैं। और इन्होंने एडिटिंग का काम, कॉलमनिस्ट का काम इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड भी किया है। काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं एंड जो आप यहाँ पर दोनों कहानी पढ़ेंगे साहिब एंड मुकेश के बारे में, ये जो कहानी है ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का ही एक्सर्प्ट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि वो किस तरीके से पॉवर्टी को एनालाइज करती हैं कि पॉवर्टी की वजह से एक बच्चे का जो बचपन है स्टोलन हो चुका है एंड किस तरीके से एक ट्रेडिशन, मतलब जो फैमिली लीनिएज का अपना एक ट्रेडिशन होता है, उस वजह से एक बच्चे की लाइफ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो यहाँ पर आप दोनों ही चीज़ें देखेंगे दोनों स्टोरी में। तो फर्स्ट स्टोरी का यहाँ पर टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। तो ये स्टोरी है साहिब आलम की और इस स्टोरी को पहले हम पढ़ेंगे, फिर मुकेश की स्टोरी को जानेंगे। तो ये जो साहिब आलम है ना, ये बेसिकली एक कूड़ा बीनने वाला है और ये डेली कूड़े को क्या करता रहता है? कूड़े को शफल करता रहता है। जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, वो कूड़े को ना ऐसे घुमा घुमा के उसको शफल कर करके उसमें कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ढूंढना है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्क्राउंजिंग। तो ये किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं? गोल्ड को। मतलब यहाँ गोल्ड का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ सोने की बात हो रही है कि भाई महंगे महंगे सोने इनको गार्बेज में मिल जाएंगे, दो इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। बल्कि यहाँ गोल्ड किसको रेफ़र कर रहा है? यहाँ गोल्ड रेफ़र कर रहा है वैल्यूएबल थिंग्स को।
कि ये जो साहिब आलम है ना, ये कूड़े को क्यों बीनता है? एक इस उम्मीद में कि इसे कोई वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल कोई महंगा सैंडल मिल जाएगा, कोई सिल्वर की कोई चीज़ मिल जाएगी, या लोहा मिल जाएगा, या किसी का पर्स मिल जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसे ये बेचकर उसके कुछ पैसे ले सके, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड लिखा हुआ है। तो ये जो साहिब आलम है, इसका काम क्या है? ये यही काम करता है, कूड़ा बीनता रहता है एंड वैल्यूएबल थिंग्स की खोज में, जिसे एनीस जंग ने गोल्ड कहा है, उसकी स्क्राउंजिंग करता रहता है, उसको सर्च करता रहता है। और ऐसा साहिब आलम डेली करता है। कहाँ पर जाता है ये सब करने? जो हमारी ऑथर है ना एनीस जंग, इसके नेबरहुड के मतलब इसके पड़ोस में एक गार्बेज डंप है, एक ऐसा मतलब एरिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट डाला जाता है। तो साहिब आलम डेली वहाँ आता है, डेली कूड़े को बीनता है। तो एक दिन एनीस जंग ने इससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो साहिब आलम ने इस बात का आगे ये जवाब दिया कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। लेकिन उससे पहले एनीस जंग हमें साहिब आलम के बारे में थोड़ा सा बताती है कि साहिब आलम जो है ना, इसने अपना घर बहुत सालों पहले छोड़ दिया था। इसका घर कहाँ था? ये ओरिजिनल ढाका से था। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। ढाका में ग्रीन फील्ड्स मतलब खेत खलियान वहाँ पर खूब सारे थे, उनके बीच में ये रहता था। लेकिन ये काफ़ी साल पहले अपने घर को ढाका को छोड़ के आ चुका था, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इसकी मदर हमेशा इसे यही बताती है कि वहाँ पर स्टॉर्म आने की वजह से इसके जो घर थे, खेत खलियान थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। वेल, इसके पीछे रीज़न है एक बांग्लादेश वॉर, एंड वॉर की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में रेफ्यूजी के तौर पर आए थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने ध्यान देना है इस बात पर कि ये जो साहिब आलम है, ये बेसिकली कहाँ से था? ये था ढाका से, ठीक है, ओरिजिनली। लेकिन ये ढाका से कहाँ शिफ्ट हुआ? ये शिफ्ट हुआ दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ। तो इसकी मदर ने इसको ये बता रखा था कि जो स्टॉर्म्स आए थे उसकी वजह से इनका घर एंड इनके फील्ड्स जो थे वो र्यून हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो यहाँ पर स्टॉर्म का मतलब है बांग्लादेश वॉर, एक वॉर हुआ था वहाँ पर, जिसकी वजह से इनको एज अ रिफ्यूजी आना पड़ा। एंड दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। तो फिर यहाँ पर एनीस जंग कहते हैं कि इसीलिए ये लोग वॉर की वजह से वहाँ से निकले एंड ये इंडिया में आए एज अ रेफ्यूजी। एंड ये जो है ना साहिब आलम, ये अपनी फैमिली के साथ रहता है अभी सीमापुरी में। सीमापुरी दिल्ली एंड बॉर्डर पर पड़ता है, ओके। तो ये एक ऐसी बड़ी सिटी में आए जैसे कि दिल्ली, और ये यहाँ क्यों आए? ताकि ये गोल्ड को सर्च कर सके, मतलब रहने के लिए कुछ ऐसा मतलब काम करना जिससे इनका भरपेट गुजारा हो सके। तो ये गोल्ड कहाँ सर्च करते हैं? कूड़ा बीनते वक्त। वेल, एनीस जंग जब इससे ये पूछते ना कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उस टाइम पर वो रिप्लाई करता है, मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। तो एनीस जंग कहती है कि स्कूल जाओ ना। तो फिर बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ये उसने स्कूल जाने के बाद उसको क्यों कही, क्योंकि ये बहुत गरीबी में है और इतनी गरीबी में इसको स्कूल की एडवाइस देना एक होलो एडवाइस है। होलो एडवाइस का मतलब क्या होता है? मीनिंगलेस एडवाइस। फिर वो कहता है कि मेरे तो घर के पास कोई स्कूल है ही नहीं, और अगर मेरे घर के पास किसी दिन स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर एनीस जंग क्या कहती हैं? वो कहते हैं अच्छा, अगर एक स्कूल मैं शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? लेकिन जब वो ये बात बोलती है ना, ये बड़ी ऐसे हाफ जोकिंग के मूड में बोलती है एनीस जंग। तो यहाँ हाफ जोकिंग का मतलब ये है कि जब वो स्कूल स्टार्ट करने की बात बोलती है ना, तब वो ज़्यादा सीरियस नहीं होती। लेकिन इस बात को साहिब आलम काफ़ी सीरियस लेता है। तो वो कहता है यस, मैं ज़रूर स्कूल आऊँगा अगर आप स्कूल शुरू करेंगी तो। अब कुछ दिनों के बाद साहिब आलम एनीस जंग को जब देखता है तो उसकी तरफ वो दौड़ा हुआ जाता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है? तो अब इस बात पर एनीस जंग रिप्लाई करती है कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। लेकिन उसको साथ साथ अपने ऊपर एम्बेरसमेंट होती है कि उसने एक ऐसा झूठा प्रॉमिस किया जो वो कभी पूरा नहीं कर सकती। फिर वो ये भी सोचती है कि जैसा प्रॉमिस उसने किया था ऐसा प्रॉमिस करने वाले बहुत लोग होंगे इसकी दुनिया में। तो यहाँ ब्लीक वर्ल्ड का मतलब क्या है? साहिब आलम की दुनिया काफ़ी ब्लीक है, खाली दुनिया है, और इस खाली दुनिया में उसे ऐसे झूठे प्रॉमिस बहुत लोगों ने किए होंगे।
कि भाई उसके लिए उनके लिए स्कूल बनवा देंगे। देखो जैसे होता है ना, एनीस जंग यहाँ ये रेफ़र करना चाहती है कि जो रिच लोग होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बेसिकली इन पुअर लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इनसे अपना काम निकलवाने के लिए इन्हें जो है फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, ऐसे प्रोमिसेस जो ये कभी पूरा नहीं कर सकते। स्कूल खुलवाने की बात करते हैं, इनको बेसिक फैसिलिटी देने की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं या अदर फैसिलिटीज़ देने की बात करते हैं, लेकिन बाद में उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए एनीस जंग को भी एम्बेरसमेंट फील होती है कि उसने एक झूठा प्रोमिस किया जो वो पूरा नहीं कर सकती। अब काफ़ी टाइम से एनीस जंग साहिब आलम को जानने लग गई थी, तो एक दिन एनीस जंग ने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना पूरा नाम बताया, साहिब आलम। तो यहाँ पर एनीस जंग जैसे इसका नाम सुनते हैं तो कहती है कि शायद इस लड़के को अपने नाम का मतलब नहीं पता। इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड। लेकिन इसे बिलीव नहीं होगा जब इसे अपने नाम का पता चलेगा। तो यहाँ एनीस जंग ऐसा क्यों कह रही है कि साहिब आलम को जब अपने नाम का मीनिंग पता चलेगा तो इसे बिलीव नहीं होगा? उसके पीछे रीज़न ये है कि सुबह शाम वो कूड़ा बीनता है, राइट। रियलिटी वो क्या करता है? कूड़ा बीनने वाला काम करता है। लेकिन नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स पर राज कर रहा है, जो लॉर्ड है यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का, राइट। लेकिन रियलिटी क्या है? इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। तो कहने का मतलब है जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम नहीं है। लेकिन उसे अपने नाम का मतलब पता नहीं होता, तो अपने बिना नाम के मतलब को जाने वो यहाँ वहाँ गली में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ। इसकी एक पूरी ना आर्मी है, एक पूरी इन बच्चों की पलटन है, और ये सभी कूड़ा बीनने का काम करते हैं। और ये सभी लड़के जो है ना, ये बेयर फुट घूमते हैं, मतलब नंगे पाँव घूमते हैं। और ये क्या करते हैं? सुबह घरों से निकल जाते हैं, कूड़ा बीनते हैं दोपहर तक, और दोपहर में ये डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब ये कूड़ा बीन बून के अपना घर चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। फिर एनीस जंग कहती हैं कि कुछ महीनों में ये इस सारी बेयरफुट बॉयज़ की जो आर्मी है, मतलब वो बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, ये नंगे पाँव रहते हैं, इस पूरी पलटन को ये जानने लग गई थी। तो एक दिन उनमें से किसी से ये पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई? तो वो बच्चा जो है उस मतलब पूरी आर्मी में एक बच्चा जो है जिससे पूछते हैं ना चप्पल के बारे में, तो वो रिप्लाई करता है कि मेरी मदर ने ना मुझे शेल्फ से चप्पल लाकर नहीं दी, इसीलिए नहीं पहनी। फिर उसी ग्रुप में से एक लड़का ये बोलता है कि अगर इसकी मदर इसे चप्पल दे भी देती ना तो ये उन्हें फेंक देता। ये बात कौन कहता है? वो लड़का जिसने जूते तो पहने हैं बट अलग अलग कलर के पहने हैं, वो मैच नहीं कर रहे जूते, अलग अलग कलर एंड अलग अलग मटेरियल के पहने हुए हैं, तो मिसमैच जूते उसने पहने हुए हैं। तो जब ये एनीस जंग उससे पूछते कि तुमने ये अलग अलग जूते क्यों पहने हैं, तो उस टाइम पर वो लड़का रिप्लाई नहीं करता बल्कि अपने पाँव को शफल करता है, मतलब एक पाँव के पीछे दूसरा पाँव रख देता है ताकि वो छुप जाए उसका जूता। फिर इतने में उसी पलटन में से एक बच्चा है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक पेयर ऑफ शूज़ कभी नहीं पहना, तो वो कहता है मुझे भी जूते चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि जब पूरी पलटन को एनीस जंग जानने लग गई थी तो वो इस पलटन में से एक बच्चे से पूछती है कि तुम नंगे पाँव क्यों हो, तुमने चप्पल क्यों पहनी नहीं है? तो वो रिप्लाई करता है कि मेरी मदर ने मुझे चप्पल लाकर नहीं दी शेल्फ से। इतने में दूसरा लड़का ये रिप्लाई करता है अगर इसकी मदर इसको चप्पल लाकर भी देती ना, ये चप्पल फेंक देता। लेकिन जो ये दूसरा लड़का ये बात कह रहा है ना, इसने खुद ने जो जूते पहने हुए हैं वो मैच नहीं करते एक दूसरे से। तो जब एनीस जंग इससे पूछते कि तुमने अलग अलग शूज़ क्यों पहने हुए हैं, तो ये रिप्लाई कुछ नहीं करता, बस अपने पाँव को आगे पीछे कर लेता है अपने जूतों को छुपाने के लिए। इतने में उस पलटन में से तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे भी जूते चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहता है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आज तक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने। फिर एनीस जंग हमें कहती हैं कि उन्होंने अक्रॉस द कंट्री काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी यहाँ वहाँ घूमी हैं एंड बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं शहरों में, गाँव में, जो नंगे पाँव घूमते रहते हैं। और जब इन्होंने ये पूछा कि नंगे पाँव क्यों घूमते हो, तो इनको रिप्लाई ये मिलता है कि ये नंगे पाँव इसलिए नहीं घूमते कि ये गरीब हैं, बल्कि इसलिए घूमते हैं कि इनका जो ट्रेडिशन है, इनका जो कस्टम है, वो ये कहता है कि नंगे पाँव रहो। लेकिन एनीस जंग कहती हैं, उनका ये मानना है कि शायद ये लोग ना इसे ट्रेडिशन का नाम देकर एक बहाना बनाते हैं, एक एक्सक्यूज़
शूज़ बनाते हैं अपनी गरीबी को छुपाने के लिए, वो गरीबी जो परपैचुअल है, जो नेवर एंडिंग है। सो यहाँ ये कहना चाहती हैं कि ये सब लोग शायद इसलिए नंगे पांव घूमते हैं यहाँ वहाँ क्योंकि ये पॉवर्टी में घिरे हुए हैं, लेकिन ये अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए इसे एक ट्रेडिशन का नाम दे देते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि शायद ये एक बहाना बनाते हैं अपनी गरीबी को छुपाने का। फिर वो आगे बता रही हैं कि उनको एक कहानी याद आई जो उनको एक इंसान ने बताई थी जो उडीपी से थे, ठीक है। एंड ये जो जिनकी मतलब ये स्टोरी बता रही है ना, जब वो यंग बॉय था तो जब भी वो स्कूल जाता था बीच में एक ओल्ड टेम्पल पड़ता था, एक पुराना मंदिर। उस पुराने मंदिर में इसी के जो पापा थे, मतलब जो जिस बंदे की ये स्टोरी बता रही है ना एनीस जंग, इसके जो फादर थे ना वो प्रीस्ट थे इसी पुराने मंदिर में। तो जब भी ये स्कूल जाता, ये मंदिर बीच में पड़ता और ये हमेशा इस मंदिर में जाकर प्रार्थना करता कि इसे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं। यहाँ पर एनीस जंग हमें ये बताना चाहती हैं कि बच्चे कितने मन के साफ होते हैं, कितने इनोसेंट होते हैं। तो यहाँ बेसिकली पहले तो उन्होंने एक स्टोरी बताई, वो स्टोरी जो इनको एक उस इंसान ने बताई थी जब वो छोटा था, वो डेली प्रेयर करता था कि उसे शूज़ मिल जाएं, राइट। और एनीस जंग ये स्टोरी रीडर्स को इसलिए बता रही हैं ताकि हम रीडर्स को ये पता चले कि जब हम अपने बचपन में होते हैं हम कितने इनोसेंट होते हैं। अब 30 साल के बाद एनीस जंग ये डिसाइड करते हैं कि वो इस टाउन में, उडीपी टाउन में दोबारा से विज़िट करेंगी। तो 30 साल बाद वो दोबारा इसी टाउन में जाती हैं और उसी टेम्पल में जाती हैं जहाँ पर ये आदमी रहा करता था जिसने अपना बचपन भी बिताया है, राइट। क्योंकि यहाँ पर तो हम इस आदमी के बचपन की कहानी सुन रहे हैं, राइट। तो अभी ये कहती हैं कि जब ये वहाँ टेम्पल में गई तो अब ये जो टेम्पल है ना, नाउ इट इज़ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। एयर ऑफ डेजोलेशन का मतलब होता है एम्प्टी प्लेस, एक वीरान जगह जहाँ कोई नहीं रहता। तो 30 साल के बाद एनीस जंग डिसाइड करती हैं कि ये उडीपी टाउन दोबारा जाएंगी। ये वहाँ जाती हैं एंड उसी टेम्पल में भी विज़िट करती हैं जिस टेम्पल में ये लड़का बार बार जाकर प्रेयर करता था कि इसे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं। लेकिन जब ये उस टेम्पल में जाती है ना एनीस जंग, इन्हें पता लगता है कि वहाँ तो अब कोई भी नहीं रहता, दैट टेम्पल इज़ अ डेजोलेटेड वन नाउ। बट उस टेम्पल के बैकयार्ड में एक नया पुजारी आ गया है एंड उस बैकयार्ड में बहुत सारी प्लास्टिक चेयर्स बिछी हुई थी जो रेड एंड वाइट कलर की थी। इस नए पुजारी का एक बेटा भी है जो स्कूल जाता है एंड उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म, सॉक्स पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं। जब वो स्कूल से आता है तो वो हाँफ रहा होता है थकान की वजह से एंड जैसे ही वो घर आता है वो फोल्डिंग बेड पर अपना बैग फेंक देता है। इस बच्चे की तरफ देखकर एनीस जंग को उसी लड़के की याद आती है जो लड़का इस टेम्पल में डेली प्रेयर किया करता था कि उसे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं। एंड फाइनली इस लड़के को जिससे वो 30 साल पहले मिली थी उसे पेयर ऑफ शूज़ मिल गए। लेकिन जब उसे शूज़ मिल गए उसके बाद अब वो दोबारा प्रेयर ये करता है कि लेट मी नेवर लूज़ देम, कि भगवान मुझसे ये जूते कभी गुम मत करवाना। तो यहाँ पर अगेन दो चीज़ यहाँ पर हमें सिग्निफाई होती हैं। पहला तो ये कि यहाँ ये कंपेयर कर रही हैं पुजारी के बच्चों में कि 30 साल पहले जिनसे ये मिली थी एंड अभी प्रेजेंट ये जिनको यहाँ देख रही हैं टाउन में। तो 30 साल पहले जो पुजारी का लड़का था उसके पाँव में जूते नहीं होते थे, लेकिन अब 30 साल के बाद ये दोबारा उसी टाउन में जाती हैं तो टेम्पल के बैकयार्ड में एक नया पुजारी रहता है और इस नए पुजारी का जो बेटा है इसके पाँव में जूते थे, इसके पास शूज़ थे। लेकिन 30 साल पहले जो पुजारी का बेटा था उसके पास शूज़ नहीं थे, ठीक है। तो एक ये कंपैरिजन हो रहा है कि टाइम के साथ देखो कैसे चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा यहाँ ये बताया जा रहा है, एनीस जंग ये बताते हैं कि 30 साल पहले ये जिनसे मिली थी ना तो वो डेली प्रेयर करता था, ठीक है। जब तक उसके पास जूते नहीं थे वो डेली क्या प्रेयर करता था कि उसे शूज़ मिल जाएं भगवान, है ना। लेकिन जब उसे शूज़ मिल गए वो तब भी प्रेयर कर रहा है। अब उसकी प्रेयर क्या है बेसिकली उसकी प्रेयर ये है कि उससे अब कभी जूते गुम ना हो। तो यहाँ अगेन हमें एक इनोसेंस बच्चे की देखने को मिलती है। तो एनीस जंग बेसिकली यही तो सिग्निफाई कर रही है इस फर्स्ट स्टोरी में कि किस तरीके से पॉवर्टी की वजह से बच्चों का बचपन
चला जाता है। इनका जो स्प्रिंग है ना, इनकी जो हैप्पीनेस है वो गरीबी की वजह से स्टोलन हो चुकी है। भगवान ने इस बच्चे को जो है इसकी विश ग्रांट कर दी थी, इसको जूते दिला दिए थे, लेकिन बाद में ये फिर प्रेयर करने लग गया कि इससे कभी इसके जूते गुम ना हो। जो ये नए पुजारी का बेटा है, इस बेटे को देखकर ये एनीस जंग सोचती हैं कि देखो एक अब टाइम कितना चेंज हो गया है कि इस पुजारी के बेटे के पास जो है जूते हैं, लेकिन 30 साल पहले एक पुजारी के बेटे के पास जूते नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम रैग पिकर्स की बात करें तो इनकी कंडीशन आज भी वैसी ही है, इनकी कंडीशन चेंज नहीं हुई है। तो ये उन रैग पिकर्स को याद करती है, जैसे साहिब आलम और इसकी पूरी पलटन को, कि आज भी ये लोग शूलेस हैं, इनकी कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं हुई है। सो यहाँ पर ये यूँ कहना चाहती हैं कि हर एक की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, लेकिन रैग पिकर्स की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी ये नंगे पांव घूमते थे, आज भी ये नंगे पांव घूमते हैं। अब ये कहते हैं कि इस पलटन में मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। वो पलटन जो हमेशा नंगे पांव यहाँ वहाँ घूमती थी, तो वो लोग मुझे कहाँ ले गए? सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी दिल्ली एंड यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। एंड इसी सीमापुरी में ये सारे रैग पिकर्स रहते हैं। तो वो बताती है सीमापुरी वैसे तो दिल्ली के पेरिफ्री पे है, पेरिफ्री मतलब दिल्ली का बिल्कुल आउटस्कर्ट एरिया, लेकिन वैसे ये दिल्ली से दूर भी है। सो यहाँ ये मेटामॉरिफिकली ये कहना चाहती हैं कि कहा जाए तो सीमापुरी दिल्ली के अंदर ही आता है, दिल्ली में ही आता है, लेकिन ये दिल्ली से बहुत दूर भी है। तो ये बात ये इसलिए कहना चाह रही हैं कि दिल्ली में अगर हम सीमापुरी की कंडीशन देखें तो इसकी कंडीशन मतलब इस टाउन की कंडीशन इतनी ख़राब है, यहाँ पर जो रैग पिकर्स रहते हैं वो इतनी गंदी कंडीशन में रहते हैं, स्टिंकिंग लेन्स पे रहते हैं। लेकिन अगर हम सीमापुरी को अदर एरिया से कंपेयर करें दिल्ली के, तो बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो कह रही हैं आयरनिकली कि वैसे तो सीमापुरी दिल्ली का पार्ट है, बट ये दिल्ली से काफ़ी दूर है, क्योंकि सीमापुरी में रहने वाले लोगों के पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। फिर वो कहती हैं कि जितने भी लोग सीमापुरी में ये रैग पिकर्स रहते हैं ये सब स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स का मतलब इनको गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दे रखी यहाँ रहने के लिए, बल्कि ये इलीगल तरीके से यहाँ स्टैब्लिश हो रखे हैं। और ये सब आए हैं बांग्लादेश से, और कब आए थे? 1971 में। और इन्हीं सब में से एक फैमिली साहिब आलम की फैमिली भी है। सीमापुरी उस टाइम पर अगर हम 1971 की बात करें तो उस टाइम पर सीमापुरी एक वाइल्डरनेस एरिया था, एक ऐसा बैरन एरिया, एक अबेंडन एरिया, वहाँ कोई नहीं रहता था। तो कोई नहीं रहता था, तो इसीलिए जब ये बांग्लादेश से आए तो ये एज अ रिफ्यूजी सीमापुरी में रहने लग गए थे, क्योंकि ये एरिया अबेंडन्ड एरिया था, बिल्कुल खाली एरिया था उस टाइम पर। बैक देन 1971 में सीमापुरी में कोई नहीं रहता था। लेकिन आज के टाइम पर ये खाली नहीं है, क्योंकि सारे रैग पिकर्स यहीं रहते हैं। एंड कम से कम कितने रैग पिकर्स यहाँ रहते हैं? 10,000। तो 10,000 रैग पिकर्स का मतलब क्या होता है? कूड़ा बीनने वाले लोग जो कूड़े को शफल करते घूमते हैं, उनमें गोल्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। गोल्ड मतलब वैल्यूएबल थिंग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, महंगी महंगी चीज़ों को ढूंढते हैं। कभी इनको 1 रुपया मिल जाता है, तो कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, तो कभी और वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। ये जो 10,000 रैग पिकर्स हैं ये सीमापुरी रहते हैं, लेकिन ये किस कंडीशन में रहते हैं? इनके पास कोई ऐसे घर नहीं बने हुए, बल्कि इनके पास झोपड़ियां हैं जो मड की बनी हुई हैं। और इन्होंने छत का इंतज़ाम कैसे किया है? टिन एंड टैरपोलिन से। टिन की इन्होंने एक शीट लगा रखी है पतली सी छत पर, एंड टैरपोलिन एक मटेरियल होता है प्लास्टिक का जो कि वाटर प्रूफ होता है। अगर जैसे बारिश वगैरह आए तो इससे पानी नीचे गिरता नहीं है। तो टैरपोलिन जो है इन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक मटेरियल भी ऊपर छत पे लगा रखा है। लेकिन इस एरिया में सीवेज ड्रेनेज का कोई साधन नहीं है, वाटर ऐसे बहता रहता है। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि ये लोग सीमापुरी में 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं,
30 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके पास इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब कोई इनके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं मिलेगा आपको, विदाउट परमिट्स, और ये यहाँ रह रहे हैं बिना किसी की परमिशन के, मतलब गवर्नमेंट ने या किसी ऑफिशियल्स ने इनको ऐसा लीगल नहीं कर रखा है यहाँ रहना, ये इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है, बट इनके पास राशन कार्ड आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब राशन कार्ड क्यों मिलेगा? देखो, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर राशन कार्ड होता है तो वोटर लिस्ट में आपका नाम आता है, और जब आपके पास राशन कार्ड होता है ना, तो आप ना सस्ते दाम पर राशन खरीद पाते हो। तो एक्चुअली इनके पास राशन कार्ड इसलिए है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो इनको फ्री में खाना देते हैं, लेकिन उसके बदले इनको वोटर लिस्ट में जब इनका नाम आ जाता है तो इनको ना उन पॉलिटिशियंस को वोट देना पड़ता है, राइट। तो इनके पास राशन कार्ड इसलिए है ताकि ये ग्रेन वगैरह, अनाज वगैरह ले पाएँ, खरीद पाएँ, वो भी सस्ते दाम पर। तो ये एक तरीके का बार्टर सिस्टम आप कह सकते हो। इनके पास राशन कार्ड इसलिए है क्योंकि ये वोटर लिस्ट में आ जाएं, वोटर लिस्ट में आएंगे तो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जो है वोट डाल पाएंगे। लेकिन ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है वो इसके बदले इनको राशन कार्ड देकर इनको बेसिकली खाना प्रोवाइड कर देते हैं, फ्री में भी करते हैं एंड सस्ते दामों पर भी इनको खाना मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, एंड आफ्टर ऑल आईडी से ज़्यादा, अपनी पहचान से ज़्यादा खाना इम्पॉर्टेंट है। अगर खाना ही नहीं होगा भरपेट तो आइडेंटिटी का आप क्या करेंगे? तो एनीस जंग कह रही हैं वैसे भी सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। एनीस जंग सीमापुरी में कुछ औरतों को ग्रुप में बैठे हुए देखते हैं। इन औरतों ने टैटर्ड साड़ियाँ पहनी हुई हैं। टैटर्ड मीन्स फटी पुरानी मैली साड़ियाँ पहनी हुई हैं। और इन सब से जब एनीस जंग बात करती है तो इनसे पूछती है कि ये लोग अपनी इतनी ब्यूटीफुल लैंड जैसे कि ढाका, जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वो छोड़कर सीमापुरी क्यों रह रहे हैं? तो ये बात सुनकर इन ग्रुप ऑफ विमेन ने रिप्लाई किया कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम हमारी फैमिली को भरपेट खाना खिला पा रहे हैं, हमारे बच्चे बिना पेट दर्द के सो पा रहे हैं। अब यहाँ पेट दर्द का मतलब ये है कि हंगर की वजह से, भूख की वजह से हम लोगों का पेट दर्द होता है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे पेट नहीं सोते, बिना पेट दर्द के आराम से सो पाते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? तो हम ऐसी ही जगह रहेंगे ना जहां हमें भरपेट खाना मिल रहा है, ना कि हम ऐसी जगह रहेंगे जहां पर रहने के लिए तो हमारे पास घर है बट खाने के लिए अनाज नहीं है। तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ फूड मिलता है वहाँ वहाँ रहते हैं। तो एनीस जंग को ये पता चलता है इनके जो घर है ना वो ट्रांजिट हैं। ट्रांजिट मतलब टेम्परेरी हैं। जहाँ इनको खाना मिलता है ये वहीं पर अपना टेंट गाड़ देते हैं, वहीं पर अपने टेंट को पिच करके रहने लग जाते हैं फॉर फ्यू मंथ्स। मतलब ये लोग जहाँ जहाँ खाना मिलता है वहाँ वहाँ अपना तंबू गाड़ देते हैं घर का, एंड वहाँ तब तक रहते हैं जब तक इनको खाना मिलता है। इनके बच्चे भी इसी में पलते बढ़ते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं ना वो स्कूल नहीं जाते। इन रैग पिकर्स के बच्चे इनके साथ जो है पार्टनर की तरह रहते हैं, मतलब इनके साथ सर्वाइवल का ही साधन वो बनते हैं। अगर माता पिता काम कर रहे हैं तो इनके बच्चे भी इन्हीं के साथ इन्हीं के काम में लग जाते हैं। और अगर सीमापुरी की बात की जाए तो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। एंड थ्रू द ईयर्स, सालों साल ये यही काम करते हैं। और इस काम में ना बेसिकली ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इस काम में जैसे कूड़ा बीनना है, तो कूड़ा बीनना ना एक फाइन आर्ट हो जाता है इनके लिए। मतलब इनको जो है सालों साल में इतनी इसकी स्किल आ जाती है, इतना फाइन आर्ट ये सीख जाते हैं कूड़ा बीनने में कि इनको उसमें गिरी हुई वैल्यूएबल चीज़ें भी मिल जाती हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ पर एनीस जंग कहती है कि गार्बेज इनके लिए क्या है? गोल्ड है। इनके लिए डेली ब्रेड का एक साधन है, क्योंकि इससे इनको खाना मिलता है भरपेट। इसी की वजह से इनके सरों पर छत है। चाहे वो छत लीक भी क्यों ना कर रही हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे वो छत लीक प्रूफ हो ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इनको भरपेट खाना मिल रहा है यहाँ पर। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चे के लिए ये गार्बेज
इससे भी ज़्यादा मायने रखता है। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहती, वैसे तो हमें आगे एनीस जंग बता रही है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या है, एल्डर के लिए गार्बेज का मतलब क्या है, राइट। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना कि एल्डर्स की अगर हम बात करें, इनके माता पिता की, इनके लिए गार्बेज है एक सर्वाइवल, कि भाई इनको भरपेट खाना मिल रहा है। लेकिन जो बच्चे हैं ना, उनके लिए गार्बेज सर्वाइवल से ज़्यादा है, उनके लिए गार्बेज एक गोल्ड है बच्चों के लिए, इन चिल्ड्रन के लिए। इसके अलावा ये एक रैप्ड इन वंडर है, एक वंडर, ऐसा ऐसा प्लेस जहाँ पर इन्हें नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो कह सकते हैं हम कि बड़ों के लिए एंड बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब बिल्कुल अलग है। फिर यहाँ पर एनीस जंग जब साहिब से बात करती हैं तो साहिब उनको बताता है कि मुझे ना कभी कभी इस कूड़े करकट में कूड़ा बीनते वक्त 1 रुपया भी मिल जाता है, 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और जब वो ये बात कह रहा होता है ना, उसकी आंखें से चमक उठती हैं। फिर वो कहती हैं कि अगर इनको एक सिल्वर कॉइन मिल जाए इस गार्बेज में, तो ये सिल्वर कॉइन ढूंढ कर चुप नहीं बैठते, बल्कि ये और ज़्यादा उसको सर्च करते हैं और इस होप में उस कूड़े को बीनते रहते हैं कि अब इनको सिल्वर मिला है तो आगे इनको गोल्ड भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है छोटी वैल्यूएबल चीज़ मिल गई तो इनको एक होप रहती है कि यहाँ पर और भी बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसे लगता है कि बच्चों के लिए जो कूड़े का मतलब है, जो गार्बेज का मतलब है, वो बिल्कुल अलग है और इनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब बिल्कुल अलग है। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चों के लिए ये क्या है, रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर का मतलब कि एक ऐसा मैजिकल वर्ल्ड जहाँ पर इनको नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। और एल्डर्स के लिए क्या है, एल्डर्स के लिए सिर्फ एक ये सर्वाइवल का साधन है कि इनको है कि भाई हमारे बच्चे भरपेट खाना खाकर सो जाएं। यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि एनीस जंग जब सीमापुरी जाती हैं तो वो क्या क्या देखती हैं। पहले तो ये देखती हैं कि ये किन कंडीशन में रहते हैं, हमें बताती हैं कि ये लोग सीमापुरी क्यों आए। फिर वो बताती हैं कि आज के टाइम पर सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स हैं। फिर वो बताती हैं कि सीमापुरी में जितने भी रहने वाले रैग पिकर्स हैं, इनके पास ID कार्ड हो ना हो लेकिन राशन कार्ड ज़रूर मिलता है। फिर आगे हमें वो बताती हैं कि उन्होंने जब ग्रुप ऑफ विमेन से बात की कि वो एक ऐसी जगह जहाँ पर जैसे कि ढाका की अगर हम बात करें, जो ब्यूटीफुल एरिया है, उसको छोड़कर सीमापुरी क्यों रह रहे हैं, तो उस बात पर वो लेडीज़ रिप्लाई करते हैं कि हमें भरपेट खाना मिलता है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, राइट। फिर आगे सीमापुरी से रिलेटेड हमें ये बताते हैं एनीस जंग कि जितने भी यहाँ रैग पिकर्स हैं इनके लिए गार्बेज जो है गोल्ड है, राइट। फिर हमें आगे ये पता चलता है कि अगर इन बच्चों को 1 रुपया 10 रुपये का नोट मिल जाता है तो ये कितने खुश हो जाते हैं। फिर हमें आगे एनीस जंग ये भी बताती हैं कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब रैप्ड इन वंडर है कि कभी इनको नई चीज़ें मिल जाती हैं तो कभी फटी पुरानी चीज़ें, जैसे कि कभी कभी नए जूते मिल जाएंगे इनको गार्बेज में तो कभी फटे पुराने जूते मिल जाते हैं, राइट। तो इनके लिए ये एक रैप्ड इन वंडर है, लेकिन एल्डर्स के लिए सिर्फ एक ये सर्वाइवल का ही साधन है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, रैप्ड का मतलब कवर, वंडर का मतलब नई नई चीज़ें मिलना। तो इन बच्चों के लिए ये एक ऐसी गार्बेज, एक ऐसी दुनिया है कि ये इस कूड़े को बीनेंगे, शफल करेंगे और इनको नई नई चीज़ें मिलेंगी। एक विंटर जो है एनीस जंग साहिब को देखती है कि साहिब जो है ना, मतलब ये सर्दियों की बात है, सुबह मॉर्निंग की, तो ये देखती हैं कि साहिब एक गेम को देखे जा रहा था, ठीक है। और ये गेम को कैसे देख रहा था, ये ना फेंस गेट के आगे खड़ा हुआ था, राइट। एंड वहाँ पर ये देखता है कि 2 यंग मैन, इन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो टेनिस खेल रहे हैं। तो एनीस जंग साहिब के पास जाती हैं तो साहिब इनको बताता है कि आई लाइक द गेम। वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है, बट उसको ये नहीं पता ये गेम कौन सा है, बट वो क्या कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। वो बड़े ही ध्यान से फेंस के बिल्कुल पीछे होकर आराम से वो इस गेम को देखता है। फिर वो एनीस जंग को बताता है कि जब कोई भी इसके अंदर नहीं होता ना, मतलब जहाँ ये
प्ले ग्राउंड है, कहता है जब भी इसके अंदर कोई नहीं होता ना तब ये अंदर चला जाता है और यहाँ का गेट कीपर साहिब आलम को झूला भी झूलने देता है। तो यहाँ हमें अनीस जंग बता रहे हैं कि देखो बच्चों का मन कितना साफ होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब उसने कितनी सच्चाई से ईमानदारी से ये बता दिया कि जहाँ पर ये लोग टेनिस खेल रहे हैं मतलब कि वहाँ ये उस प्ले ग्राउंड में चला जाता है जब वहाँ कोई नहीं होता, एंड वहाँ का गेट कीपर इसे झूला भी झूलने देता है। साहिब ने टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन वो टेनिस शूज़ इसके कपड़ों से ना बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। इसके शर्ट एंड शॉर्ट्स डिस्कलर्ड थे, जूते भी वाइट कलर के बिल्कुल अलग लग रहे थे कपड़ों के साथ। तो जब ये अनीस जंग इसके कपड़े देखती हैं साहिब आलम के, तो साहिब आलम कहता है कि किसी ने ना मुझे ये जूते दिए थे। तो अब जो है अनीस जंग ऑब्वियसली समझ जाती हैं कि ये जूते डिस्कार्डेड शूज़ हैं, किसी ने फेंके होंगे, ये जूते किसी रिच बॉय के होंगे, किसी अमीर लड़के के, उसने यूज़ करके ये जूते फेंक दिए होंगे, क्योंकि इन जूतों में एक छेद है छोटा सा, राइट। एंड शायद ये जो अमीर लड़का है जिसने ये जूते फेंके हैं, उसने जब ये देखा कि उसके जूतों में एक होल हो चुका है तो उसने वो जूते डिस्कार्ड कर दिए। लेकिन यहाँ अनीस जंग बता रही हैं कि अगर हम इस रिच लड़के की बात करें, इसके जूते में जब ये छोटा सा होल हो गया तो इसने ये जूते डिस्कार्ड कर दिए, लेकिन यही जूते अब साहिब आलम पहनता है और साहिब आलम के लिए ये छेद जो हो रखा है ना जूतों में, ये इसे बिल्कुल बोदर नहीं करता, ये इन जूतों को बड़े खुशी खुशी पहन रहा है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। अनीस जंग कहती हैं कि ऐसे बच्चे जो नंगे पांव यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इन बच्चों के लिए तो ऐसे शूज़ जो फटे पुराने भी होना वो भी पहन लें तो एक तरीके से इनका सपना पूरा हो जाता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। तो ये कहती हैं कि जो टेनिस का गेम ये देख रहा है ना साहिब आलम, ये इसकी रीच के बिल्कुल बाहर है। अब एक मॉर्निंग अनीस जंग साहिब को देखती हैं कि वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, राइट, एंड उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। एंड अनीस जंग को ये बताता है साहिब आलम कि अब वो ना टी स्टॉल पर काम करने लग गया है, और वो टी स्टॉल की तरफ पॉइंट करता है कि कहाँ है वो टी स्टॉल। तो वो कहता है कि मैं उस टी स्टॉल पर काम करता हूँ और ये लोग ना मुझे 800 रुपये पर मंथ देते हैं और मुझे भरपेट खाना भी देते हैं। तो अनीस जंग ने इससे पूछा कि क्या तुमको ये नौकरी पसंद आ रही है। तो अब जो है ना अनीस जंग जो है ना इस साहिब आलम के फेस पर ये देखती है कि इसके फेस पर ना जो पहले एक केयर फ्री लुक होता था, बेपरवाह वाला जो लुक, वो अब नहीं है। अब यहाँ अनीस जंग जो है ये बताना चाह रही हैं कि जब ये साहिब आलम कूड़ा बीनता था तो इसके फेस पर एक केयर फ्री लुक होता था। आज के टाइम पर ये एक टी स्टॉल पर काम करता है, इसे उसका रुपया भी मिल रहा है, भरपेट खाना भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसे ये जॉब पसंद नहीं आ रही, इसके फेस पे अब वो केयर फ्री लुक नहीं है। एंड जो स्टील कैनिस्टर इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मतलब ये जो है बेसिकली साहिब आलम, इसने जो छोटा सा एक स्टील का कैनिस्टर पकड़ा हुआ है ना, वो इसे बोझ लग रहा है एज कंपेयर टू प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो यहाँ देखो, यहाँ ना कंपेयर कर रही है अनीस जंग कि स्टील का कैनिस्टर ना हैवी नहीं है, ओरिजिनली वो हैवी नहीं है, बल्कि उसका रैग पिकिंग का प्लास्टिक बैग हैवी था, लेकिन इसे ये स्टील का कैनिस्टर इस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी लग रहा है। क्यों हैवी लग रहा है कि जब ये कूड़ा बीनता था, इस प्लास्टिक बैग में सामान डालता था, तो तब ये बैग इसका था, ये बैग इसको बिलोंग करता था, ये अपनी मर्जी से घूमता था, अपनी मर्जी से कूड़ा बीनता था, अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन अब ये जिसके यहाँ काम करता है टी स्टॉल पर, तो ये जिस स्टील कैनिस्टर को पकड़ के घूमता है, ये स्टील कैनिस्टर इसे हैवी इसलिए लगता है क्योंकि अब ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, बल्कि ये किसी के अंडर काम करता है, और ये स्टील कैनिस्टर इसका नहीं है, ये किसी और का है। लेकिन जो कूड़ा बीनते वक्त ये प्लास्टिक बैग लेकर घूमता था वो इसका खुद का था, तो इसीलिए ये अब एक बोझ फील करता है स्टील कैनिस्टर को पकड़ने में।
द बैग वॉज हिज, तो यहाँ ये कहना चाह रही है एनीस जंग कि बैग इसका था, भले ही वो हैवी होता था लेकिन इसे वो बोझ नहीं लगता था। स्टील कैनिस्टर किसी और का है, भले ही ये हल्का है लेकिन इसको ये हैवी लगता है इस प्लास्टिक बैग से। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, तो इसे कैनिस्टर हैवी इसलिए लगता है क्योंकि ये इसका नहीं बल्कि किसका है, उस टी शॉप के मालिक का है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन साहेब जो है अपनी ज़िंदगी का अब मास्टर नहीं रहा। तो यहाँ पर ना एट द एंड ये कहना चाह रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे गरीबी की वजह से वो हार्ड लेबर करते हैं, लेबर वर्क करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक बोझ तले जब दब जाते हैं और वो अपनी इनोसेंस लूज़ कर देते हैं, वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो लूज़ कर देते हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रही है कि जैसे साहिब आलम था, जब ये रैग पिकिंग करता था अपनी मर्ज़ी से करता था, लेकिन गरीबी की वजह से इसको काम पकड़ना पड़ा ताकि ये भरपेट खाना भी खाए, इसको कुछ पैसे भी मिले, उन पैसों से इसके घर का भी गुजारा होगा। तो गरीबी के कारण ये अब किसी और के अंडर काम करता है, राइट। लेकिन इसका अब इनोसेंस गुम हो चुका है, इसकी हैप्पीनेस, इसका होप, इसकी जॉयनेस अब वो जा चुकी है, क्योंकि गरीबी के कारण बच्चों की जो हैप्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है, इनोसेंस इनकी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि साहिब आलम की हो गई कि अब ये भले ही काम तो करता है बट इसके फेस पर वो केयरफ्री लुक नहीं है, इसे किसी के अंडर काम करना एक बोझ लग रहा है, बट इसको गरीबी की वजह से काम करना पड़ रहा है क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी का अब खुद का मालिक नहीं है बल्कि इसका मालिक अब कोई और बन गया है, राइट। नेक्स्ट स्टोरी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्टोरी है मुकेश के बारे में, एंड मुकेश अपनी ज़िंदगी में खुद का मास्टर बनना चाहता है, एंड वो कहता है एनीस जंग को कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो एनीस जंग उससे पूछती है कि क्या आपको कार चलानी आती है, तो मुकेश कहता है आती तो नहीं है बट मैं कार लर्न करना सीख लूँगा। अब यहाँ ना हमें एनीस जंग बता रही हैं कि मुकेश फ़िरोज़ाबाद से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि साहिब आलम कहाँ से बिलोंग करता है, वो ढाका से, बट रह कहाँ रहा है, सीमापुरी। मुकेश जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो ओरिजिनली फ़िरोज़ाबाद से बिलोंग करता है। फ़िरोज़ाबाद फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, यहाँ हर कोई बैंगल मेकिंग का काम करता है। फ़िरोज़ाबाद में हर दूसरी फैमिली में कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई एल्डर हो, बड़ा बूढ़ा हो, घर में बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर कोई कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं। फ़िरोज़ाबाद में हर कोई बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। अब ऐसी दुनिया जहाँ पर हर कोई बैंगल मेकिंग का काम कर रहा है, तो ऐसी दुनिया में मुकेश क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, राइट। एंड उसका जो ये सपना है, ऐसा लगता है जैसे एक मिराज है, मतलब सुनने में तो ये लगेगा कि शायद हो जाए बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग करता है, ना कि इसके अलावा कोई और काम, राइट। तो इसीलिए मुकेश का जो ये ड्रीम है ये मिराज लगता है, मतलब ये ऐसी विश लगती है जो शायद पॉसिबल ना हो आगे जाकर फ्यूचर में, तो अनरियलिस्टिक होप लगती है। फिर आगे एनीस जंग कहती हैं कि फ़िरोज़ाबाद में ना हर घर में बैंगल मेकिंग होती है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका सेंटर कहाँ है, फ़िरोज़ाबाद, क्योंकि यहाँ पर कांच से रिलेटेड सारा काम होता है, मतलब कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जनरेशन कांच की चूड़ियाँ बनाने में लगा देते हैं, फर्नेस में काम करते हैं, ग्लासेस को वेल्ड करते हैं, मतलब कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए कांच के पीसेस को वेल्ड करते हैं, जॉइन करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। तो कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, कांच के पीसेस को जोड़ते रहते हैं, वहाँ के फर्नेस में काम करते हैं और इस तरीके से बैंगल्स को वो पूरी ऐसे गोल शेप देते हैं और तब बैंगल बनती है। तो ऐसे लगता है मानो जैसे कि इस लैंड में रहने वाले जितनी भी औरतें हैं सबके लिए कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं, फ़िरोज़ाबाद में बनती हैं। तो फ़िरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिलीज़ कांच की चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई हैं, उनमें से एक है मुकेश की फैमिली। और फ़िरोज़ाबाद में किसी को ये नहीं पता कि बच्चों के लिए ऐसी जगह काम करना इल्लीगल है।
कैसी जगह काम करना? जहाँ पर कांच का काम होता हो, जहाँ पर हाई टेम्परेचर है और कांच के काम के लिए डिंजी सेल्स हैं। डिंजी सेल्स का मतलब डार्क रूम होता है, बिल्कुल अंधेरे में ये लोग काम करते हैं, बिना एयर एंड बिना लाइट के। मतलब इस डार्क रूम में ना तो हवा आती है ना ही रोशनी पड़ती है। और ऐसी जगह काम करना जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, डार्क रूम हो, ना जहाँ पर हवा और लाइट हो, ऐसी जगह काम करना बच्चों का इल्लीगल है, ठीक है, कानून के खिलाफ माना जाता है। और अगर हम ये कानून एनफोर्स कर भी दें, सपोज करो हम ये कानून इन लोगों पर लगा भी दें, तो यहाँ से आपको फिरोज़ाबाद से 20,000 बच्चे आपको मिलेंगे, जिसमें से एक अलग से मुकेश भी आपको मिलेगा, जो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर ये दिन रात स्लोक करते हैं, मतलब दिन रात हार्ड वर्क करते हैं। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनकी आँखों की ब्राइटनेस, आँखों की रोशनी भी चली जाती है। ऐसा ये क्यों कह रही हैं? देखो, एनीस जंग ऐसा इसलिए कह रही हैं कि ये बच्चे कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए जब अंधेरे में काम करते हैं तो इनकी आंखें जो है ना वो डार्कनेस में एडजस्ट हो जाती हैं। और जब इनकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो जाती हैं तो धूप की किरणों में इनकी आंखें, मतलब धूप की किरणें इनकी आंखें ना टॉलरेट नहीं कर पाती। तो जब तक ये एडल्ट होते हैं उससे पहले ही इनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या बिल्कुल ही चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भाई बच्चों का ऐसी जगह काम करना जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, डार्क रूम हो, जहाँ ना लाइट आए ना एयर आए, ऐसी जगह काम करना इलीगल माना जाता है। वरना उनकी आंखें आगे जाकर उनकी आंखों की ब्राइटनेस चली जाती है, रोशनी चली जाती है, इसलिए इलीगल है यहाँ पर बच्चों का काम करना। लेकिन अगर आप ये लॉ अप्लाई कर दोगे ना फिरोज़ाबाद में, तो आपको लगभग 20,000 बच्चे मिलेंगे जो यहाँ डे नाइट काम करते हैं, वो भी स्लॉगिंग तरीके से, मतलब पूरा हार्ड वर्क करते हैं। फिर एनीस जंग बताती हैं कि मुकेश जब एनीस जंग को अपने घर ले जाने की बात करता है तो उसकी आंखों में ना एक चमक सी आ जाती है और वो बड़े ही प्राउड के साथ कहता है कि उसका घर अभी अभी रीबिल्ट हुआ है, मतलब अभी अभी रेनोवेट हुआ है। तो वो दोनों मुकेश के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एनीस जंग नोटिस करती कि उसका घर एक पतली सी लेन में है जिसमें स्मेल आ रही है, और स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पर गार्बेज चौक हो रखा है, मतलब गली में जो है बुरी तरीके से गार्बेज पड़ा हुआ है। एंड जितने भी घर वहाँ पर थे वो बेसिकली छोटे छोटे घर थे, वो एक स्लम एरिया था। हर घर की दीवार क्रम्बल्ड थी, ऐसे लग रहा था मानो अभी गिर जाएंगी। हर घर के दरवाजे अनस्टेडी थे, वोबली का मतलब होता है अनस्टेडी। घरों में ना तो विंडोज़ थी ना कोई और वेंटिलेशन का साधन था। एंड हर घर में उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि सब लोग फैमिली के मेंबर्स एक साथ रहते हैं और साथ में उनके एनिमल्स भी उसी घर में रह रहे हैं। तो हर घर क्राउडेड था एंड ऐसे रह रहे थे जैसे कि प्रिमिवल स्टेट के घर हों, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम के घर हों। तो ऐसे ही एक घर पर मुकेश रुकता है एंड वो उस घर के दरवाजे को धक्का देकर ओपन करता है एंड दोनों ही हाफ बिल्ट शैक में घुस जाते हैं। शैक का मतलब यहाँ पर क्या है, एक हाफ मतलब आधा बना हुआ पुराना सा घर। वहाँ पर वो देखती हैं कि एक साइड ना डेड ग्रास गिरी हुई है, मतलब जो घास होती है वो एक साइड उस घर में रखी हुई है। एंड एक साइड क्या चल रहा है, फायर वुड स्टोव चल रहा है, मतलब जो लकड़ी का चूल्हा होता है ना वो जलाया जा रहा है, उसी के अंदर डेड ग्रास भी पड़ी हुई है। और इस टाइम उनके घर में क्या पक रहा है, एक बड़े से बर्तन में स्पिनिच लीव्स पक रही हैं। ये उनको कैसे पता चला, क्योंकि स्पिनिच लीव्स जब पकती हैं तो वो सिजलिंग की आवाज़ आती है, लीव्स पकने की आवाज़ आती है। तो वो कह रही हैं कि एक बड़ा सा जो है बर्तन रखा हुआ था, एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ था, उसमें सिजलिंग की आवाज़ आ रही थी जैसे कि स्पिनिच लीव्स पक रही हों। एंड ग्राउंड पर जब उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम बर्तन, एक प्लेट रखी हुई है बेसिकली एल्यूमिनियम की, उसमें और भी कटी हुई सब्जियां हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये खाना कौन पका रहा है, एक यंग वुमेन जो फ्रेल है, जो काफ़ी थिन है, काफ़ी वीक लग रही है, और एक यंग वुमेन खाना पका रही है पूरी फैमिली के लिए, मुकेश की पूरी फैमिली के लिए ये यंग वुमेन क्या पका रही है, खाना पका रही है।
एंड उसकी आंखें ना धुएं की वजह से फिल हो जाती है, मतलब धुएं की वजह से जो धुआं आंखों में जब चला जाता है तो आंखों में पानी आ जाता है ना, तो उसकी आंखें ऐसे धुएं की वजह से बिल्कुल भर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो एनीस जंग को देखकर स्माइल करती हैं। फिर आगे हमें एनीस जंग बताती हैं कि ये हैं कौन, ये यंग वुमेन मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, मतलब मुकेश की भाभी हैं एक तरीके से। एंड ये उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये अब घर की बहू हैं, तो इसीलिए ये सबका ध्यान रखती हैं। तो घर की बहू होने के नाते ये 3 लोगों का ध्यान रख रही हैं, अपने हस्बैंड का, मुकेश का एंड अपने फादर का। बेसिकली जो मुकेश एंड इसके बड़े भाई के जो फादर हैं उनका। और इनके घर में एक चीज़ इन्होंने देखी कि जैसे ही कोई बड़ा इंसान घर में आता है तो ये इनके घर की बहू जो है ना, ये उठकर दीवार के पीछे छुप जाती हैं और अपने फेस को घूंघट से ढक लेती हैं। और इनके यहाँ एक रिवाज है, ये जो कस्टम है इनका, ये कहता है कि अगर बहू के सामने कोई भी बड़ा इंसान ऐसे मेल एल्डर आ जाता है, ठीक है, कोई बड़ा मेल आ जाता है पर्सन, तो उस टाइम पर इनको अपना फेस घूंघट से ढकना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और इनके घर में बड़ा कौन है? इनके घर में बड़ा है इनके जो फादर है, बेसिकली मुकेश और उसके बड़े भाई के जो फादर है ना, वो ही इनके घर में बड़े हैं, उन्हीं से ये घूंघट करती हैं। तो यहाँ पर एनीस जंग बता रही हैं कि इनके घर में बड़ा कौन है? एक पुअर, इम्पोवरिश्ड मतलब पुअर बैंगल मेकर। और इस आदमी ने, मतलब जो मुकेश के फादर हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी हार्ड लेबर किया है। पहले ये एज अ टेलर काम करते थे, फिर इन्होंने बैंगल मेकिंग का काम किया। हालांकि ये अपने घर को तो रेनोवेट कराने में फ़ेल हुए, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में फ़ेल हुए, ना ही अपने बच्चों को इन्होंने स्कूल में पढ़ाया, लेकिन इनको एक चीज़ सिखाई। वो क्या सिखाई? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि शायद ये उसका कर्म था, मतलब ये उसकी डेस्टिनी थी। ये यहाँ पर किसकी बात करी है? मुकेश के फादर की। तो मुकेश की जो दादी है ना, वो कहती हैं कि मुकेश के फादर का शायद ये कर्म था, ये इसकी डेस्टिनी थी कि पहले तो ये टेलर था, लेकिन भगवान ने इसको बैंगल मेकिंग के काम के लिए भेजा, तो इसीलिए ये टेलर से क्या बन गया? फिर बैंगल मेकर बन गया, ठीक है। एंड एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी कि जो ये दादी अभी बात कह रही है, इन्हीं के जो हस्बैंड थे, मतलब मुकेश के जो दादाजी जी थे, वो भी ज़िंदगी भर बैंगल्स को जो है जोड़ते आए हैं, बैंगल्स का काम करते आए हैं। और इन्हीं बैंगल्स का काम करते करते एक दिन वो भी अंधे हो गए थे। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जब जो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं तो वो कांच के पीसेस को जब जोड़ते हैं तो उनको अंधेरे में बैठकर ये काम करना पड़ता है, और इनकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो जाती हैं। सो इनके जो हस्बैंड थे, ग्रैंड मदर के, मतलब मुकेश के जो दादाजी थे, ही वेंट ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, मतलब ग्लास का काम करते करते, बैंगल मेकिंग का काम करते करते और उसको पॉलिश करते करते, क्योंकि बैंगल पर पॉलिश भी होती है ना, उसके डस्ट से इनकी आंखें ब्लाइंड हो गई थी, मतलब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर आगे इनकी दादी एक चीज़ और कहती हैं कि भगवान ने इसको ये काम दिया है, किसको? मुकेश के फादर को। तो ऐसे काम को भला कैसे हम तोड़ सकते हैं जो भगवान ने हमें दिया है? और हम वैसे भी एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जिसमें सब बैंगल मेकर्स ही रहे हैं, मतलब हम एक बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं। एंड इन्होंने बस एक ही चीज़ देखी है हर जगह। वो क्या देखी है? बैंगल्स देखी है। चाहे वो अपने घर के बात करो, अपने घर के आंगन की बात करो, दूसरों की बात करो, दूसरे के घर के आंगन की बात करो, या फिर फिरोज़ाबाद टाउन की हर गलियों की बात करो, हर गली में इन लोगों ने बैंगल्स ही बैंगल्स बनते हुए देखे हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हम लोग कौन सी कास्ट में पैदा हुए हैं? बैंगल मेकर्स की कास्ट में। और ये हमारा कर्म है, ये एक तरीके की डेस्टिनी है, और ये भगवान की दी हुई लीनिएज है। तो इसको भला कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं? स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल। तो यहाँ पर एनीस जंग कह रही हैं कि अलग अलग कलर के इन्होंने बैंगल्स देखी हैं, चाहे वो सनी गोल्ड की बात करो, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, पिंक, पर्पल,
हर कलर की बैंगल्स इन्होंने देखी हैं। अगर आप रेनबो में देखोगे 7 कलर आपको मिलेंगे, उन 7 कलर की बैंगल्स इन्होंने देखे हैं। इसके अलावा उन 7 कलर से मिक्स करके जो आप अलग कलर बना सकते हो, उन सभी कलर्स की भी बैंगल्स इन लोगों ने फिरोज़ाबाद टाउन में देखी है। एंड ये सभी बैंगल्स हर घर में बनती हैं, राइट। एंड सभी के यार्ड कैसे हैं, मतलब हर एक के घर के आगे जो आंगन है ना वो अनकैम्प्ड है, मतलब अनटाइडी सा है। और हर एक के घर के आंगन के बाहर आपको इन चूड़ियों का मूंड देखने को मिलेगा, मतलब एक तरीके से इन चूड़ियों का ढेर देखने को मिलेगा, जो कि इनके अनटाइडी आंगन में रखी हुई हैं चूड़ियाँ। एंड वो चूड़ियाँ आपको 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पर भी देखने को मिलेंगी। 4 पहियों वाली हाथ से बनी हुई जो कार्ट होती है ना, उसमें भी आपको चूड़ियों का ढेर देखने को मिलेगा फिरोज़ाबाद टाउन में। और ये जो 4 पहियों वाले हैंड कार्ट्स हैं, इनको नौजवान जो होते हैं वो इन पतली पतली गलियों में लेकर घूमते हैं। एंड शैंटी टाउन यहाँ पर किस लिए यूज़ किया? शैंटी टाउन मतलब यहाँ स्मॉल हाउसेज हैं, स्लम एरिया हैं, तो इसीलिए फिरोज़ाबाद को शैंटी टाउन कहा है यहाँ पर। फिर आगे एनीस जंग हमें बता रही हैं कि यहाँ पर जब जो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं वो डार्क हटमेंट्स में काम करते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑयल लैम्प्स जलते होते हैं जिनकी फ्लेम्स फ्लिकर करती है, राइट। तो यहाँ ये कह रही हैं कि इनमें जो है ना डार्क हटमेंट्स में लड़के एंड लड़कियाँ अपने फादर एंड मदर के साथ बैठकर जो कांच की पीसेस होते हैं उनको जॉइन करके उसको सर्कल शेप दे देते हैं, मतलब कांच के ऐसे पीसेस को जॉइन कर करके वो गोल शेप देकर एक चूड़ी का शेप बना देते हैं, सर्कल ऑफ बैंगल्स बना देते हैं। एंड इनकी आंखें अंधेरे में इतनी एडजस्ट हो जाती हैं कि वो लाइट को सहन नहीं कर पाते। एंड जब तक ये बच्चे एडल्ट होते हैं तब तक उससे पहले ही इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब आगे एनीस जंग सविता की बात करती हैं। कहती हैं फिरोज़ाबाद टाउन में ही वो एक लड़की को देखते हैं, सविता को, जो कि बहुत ही यंग है अभी, और उसने ड्रैब कलर की पिंक ड्रेस पहनी हुई है। ड्रैब मतलब फेडेड, तो उसने एक फेडेड पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो एक बड़ी सी विमेन के साथ बैठी हुई हैं। और ये सविता भी क्या कर रही है? ये सविता कांच के पीसेस को जोड़ रही है। सोल्डर का मतलब होता है जोड़ना। एंड वो अपने हाथों को ऐसे मैकेनिकली इतनी तेज़ तेज़ चला रही है जैसे ऐसे लग रहा है कि उसके हाथ ना इस कांच के पीसेस को जोड़ने के लिए ही बने हो, मतलब इतनी फटाफट वो इन कांच के पीसेस को सविता जोड़ रही है। फिर मनी मन एनीस जंग वंडर करती है कि शायद इस सविता को इन बैंगल्स की सैंक्टिटी ही ना पता हो, शायद इस सविता को पता ही नहीं है इन कांच की चूड़ियों का महत्व क्या है, राइट। तो वो कहते हैं कि इसको अभी ये नहीं पता कि ये जो बैंगल्स है ना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। फिर वो कहती हैं एनीस जंग कि कांच की चूड़ियाँ हैं ना, ये इंडियन विमेन की लाइफ में बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि ये इंडियन विमेन के लिए, भारतीय औरतों के लिए ये एक सुहाग की निशानी है। कांच की चूड़ियों को शादियों में शुभ माना जाता है। एंड एक दिन सविता को ये रियलाइज़ होगा, डॉन ऑन हर का मतलब है रियलाइजेशन, कि एक दिन इस सविता को रियलाइज़ होगा। आज तो ये बहुत छोटी है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी, जब ये दुल्हन बनेगी, तब इसको पता चलेगा कांच की चूड़ियों का महत्व क्या है। तो एक दिन जब ये बड़ी होगी ना, इसके सर पर लाल कलर का दुपट्टा होगा, इसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी होगी, इसके हाथों में लाल कलर की बैंगल्स होंगी। एंड तब जब ये दुल्हन बनेगी तब इसको पता चलेगा कि कांच की चूड़ियों का कितना महत्व है एक मैरिड लेडी की लाइफ में। फिर वो कहती है कि ये सविता जिस ओल्ड वुमेन के साथ बैठी हुई है ना, उसे तो पक्का पता होगा इन कांच की चूड़ियों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो तो पहले दुल्हन बन चुकी हैं। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। फिर वो कहती हैं ये जो सविता जिस ओल्ड वुमेन के साथ बैठी हुई है उसके हाथों में चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। और वो ओल्ड लेडी एनीस जंग को कहती है कि भर पेट आज तक हमने खाना नहीं खाया। और जब वो ये बात कहती है उसकी जो वॉइस है वो बिल्कुल थकी हुई लगती है, ऐसे ड्रेन्ड लगती है। और यहाँ पर उसके कहने का मतलब ये है, एनीस जंग हमें बता रही है कि वो ये कह रही है उसने पूरी लाइफ टाइम भर पेट एक पूरा मील नहीं लिया है। एंड उसने ज़िंदगी भर बैंगल मेकिंग का काम किया, और ज़िंदगी भर बैंगल मेकिंग का काम करके उसने क्या पाया? उसने ये पाया कि
उसका पेट जो है प्रॉपर भर नहीं पाया, राइट। उसने फुल मील भी आज तक नहीं कमा पाया है। उसके जो हस्बैंड हैं वो अपनी बियर्ड उनके पास जो बेसिकली बियर्ड है ना, फ्लोइंग बियर्ड है, मतलब लंबी सी बियर्ड है उनकी, और वो कहते हैं उनके हस्बैंड ये जो ओल्ड वुमेन है ना, इनके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर बस बैंगल मेकिंग का काम ही किया है और मैं कुछ कमा पाया हूँ या नहीं, बट मैंने एक चीज़ ज़रूर दी है मेरी फैमिली को, वो है रहने के लिए घर। ऐसी बात सुनकर ना एनीस जंग कहती है शायद कोई आश्चर्य फील करेगा ये बात सुनकर कि वैसे तो इनके पास भरपेट खाना नहीं है, लेकिन इसके हस्बैंड ने एक घर दे दिया, एक फैमिली को छत दे दी। और हर कोई सुनकर ये आश्चर्य फील करेगा कि लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर घर बनाने में फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके पास एक छत है। लोग इतना काम करते हैं उनके पास छत नहीं हो पाती, बट ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। लेकिन इसने ज़िंदगी भर एक चीज़ तो कमाई, वो क्या कमाया? एक घर के ऊपर एक सर के ऊपर छत। फिर एनीस जंग कहती है कि फिरोज़ाबाद के हर घर में एक ही आवाज़ रिंग होती है, मतलब एक ही आवाज़ गूंजती है, वो ये है कि ये लोग जो हैं भले ही मनी कमा पाएँ ना कमा पाएँ, बट इनको अपना ये जो बिज़नेस है मेकिंग बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला जो बिज़नेस है, वो इनको कैरी करना पड़ता है, चाहे इनके पास भरपेट खाना हो या ना हो। एंड जो भी यंग मैन हैं, जितने भी नौजवान हैं, उनकी भी यही कंप्लेन है अपने एल्डर्स की तरह कि भाई ये किसी और बिज़नेस में जा ही नहीं पाते, इनको अपना एक ट्रेडिशन या एक फैमिली लीनिएज जो है फॉलो करनी पड़ती है। वो ये है कि सालों साल से बैंगल मेकिंग का काम चलता आ रहा है, तो इनको भी यही काम करना है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। कहने का मतलब यहाँ ये है, वैसे तो आप देखोगे टाइम के साथ चेंजेस हो जाते हैं, बट फिरोज़ाबाद में टाइम के साथ ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। ये सालों साल इसी काम को करते रहते हैं, बैंगल मेकिंग के काम को, जो काम एकदम माइंड नंबिंग है, मतलब एकदम बोरियत भरा काम, एंड एट द सेम टाइम टॉयल, मतलब इतना ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क है। और इस काम की वजह से जितने भी यंग मैन जो इतना सपना लेकर पैदा होते हैं, इतना सपना लेकर वो इतने बड़े बड़े सपने लेकर वो बड़े होते हैं, उनको अपने सपने मारने पड़ते हैं। वो अपने इनिशिएटिव को पूरा नहीं कर पाते, किसी भी प्लान को पूरा नहीं कर पाते, अपने सपनों की दुनिया को वो फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ एक ही बिजनेस में इनको जाना पड़ता है, वो है बैंगल मेकिंग, क्योंकि ये इनका ट्रेडिशन है, या ये कह लो इनके ऊपर जो इनके फोर फादर्स हैं, ये प्रेशर करते हैं कि भाई हम एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम ही किया जाता है, तो इसलिए ये नौजवान अपने ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाते। एनीस जंग एक यंग विमेन के ग्रुप को कहती हैं कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक संगठन। किसके लिए ये बात बोलती हैं? एक्चुअली उससे पहले आपको आगे की लाइन समझनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा ये यहाँ किस संगठन की बात कह रही हैं। तो यहाँ ये कहती हैं कि ये जितने भी नौजवान हैं ये बैंगल मेकिंग के काम में फंसे रहते हैं, साथ साथ जो विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन है। मिडलमैन यहाँ पर कौन है? जो मनी लैंडर पीपल हैं, या ये कह लो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो किनको पैसा देते हैं, इन यंग मैन के फादर्स या फोर फादर्स को। तो एक्चुअली ये जो मनी लैंडर्स हैं ना, ये इनको पैसा देते हैं, बदले में कुछ सामान इनसे गिरवी रख लेते हैं और इतना इंटरेस्ट लगाकर इनको पैसा देते हैं कि ये बैंगल मेकर कास्ट वाले लोग ये पूरा नहीं कर पाते उस पैसे को, राइट, उस पैसे को ये भर नहीं पाते। तो एट द एंड क्या होता है? एट द एंड होता ये है कि ये लोग इन मिडिल मैन के सर्कल में, विशियस सर्कल में, विशियल मतलब क्रूअल सर्कल में फंसे रहते हैं। तो जितने भी ये यंग मैन हैं, इनके फादर्स, फोर फादर्स इन मिडिल मैन के चक्कर में फंसे हुए हैं, इनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मिडिल मैन में पॉलिटिशियंस, रिच पीपल एंड अदर लोग भी आते हैं, मनी लैंडर लोग भी आते हैं, जिनके घेरे में, जिनके चक्रव्यूह में इनके फादर्स, फोर फादर्स फंसे रहते हैं। और ये फादर्स, फोर फादर्स इनकी भरपाई नहीं कर पाते, इनको पैसा वापस नहीं कर पाते, तो इसीलिए इनके जो बेटे हैं वो भी इसी ट्रैप में आगे फंस जाते हैं। तो इसीलिए एनीस जंग कह रही है कि तुम एक संगठन क्यों नहीं बना लेते इस चीज़ के खिलाफ।
फिर ये जो यंग मैन का ग्रुप है ये एनीस जंग को रिप्लाई करता है, अगर हम एक संगठन बना भी लेंगे ना तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि पुलिस इन्हीं के पीछे पड़ जाएगी, इनको मारेगी, पीटेगी, इनको जेल ले जाएगी और इनको आरोप लगाएगी कि ये लोग कुछ इल्लीगल कर रहे हैं। फिर एनीस जंग कहती है कि वैसे भी इनके बीच में कोई लीडर नहीं है जो इनको एक रास्ता दिखा सके, एक दूसरा नया रास्ता। Their fathers are as tired as they are, और जैसे ये लोग टायर्ड हैं वैसे इनके फादर्स रहे हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice। फिर वो कहती हैं कि ये सब यंग मैन अपने फादर्स की तरह एक घेरे में घूमते रहते हैं, एक चक्र में घूमते रहते हैं, एक साइकिल में घूमते रहते हैं। जैसे कि पहले पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी से अपैथी, अपैथी मतलब लैक ऑफ कंसर्न, जब हमें किसी के लिए कुछ फील ना हो। फिर अपैथी से ग्रीड, ठीक है, फिर ग्रीड से इनजस्टिस। तो ये साइकिल चलता रहता है, पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, फिर पॉवर्टी से अपैथी, अपैथी से ग्रीड, ग्रीड से इनजस्टिस। तो ये कहते हैं ये इसी साइकिल में फंसे रहते हैं और इस साइकिल से ये निकल नहीं पाते। फिर यहाँ पर आगे वो कहती है एनीस जंग कि वो फिरोज़ाबाद में ना टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड देखती हैं। एक वो फैमिली जो गरीबी से घिरी हुई है, ठीक है, गरीबी के जाल में जो फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर एक कास्ट का बोझ है कि वो ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम किया जाता है। और दूसरी फैमिली वो जहाँ पर एक क्रूअल सर्कल है, एक विशियस सर्कल है, जैसे कि साहूकार लोग, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट में एक हाई पोजीशन पर होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। एंड जो पॉलिटिशियंस हैं, तो यहाँ पर ये कह रही है एक तरफ वो लोग जो इस गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं एंड कास्ट के बर्डन में फंसे हुए हैं, दूसरे वो लोग जिनका सर्कल विशियस है, जो इन गरीब लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। एंड इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, बट इनमें पिस्ता कौन है, वो जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware he accepts it as naturally as his father। फिर यहाँ पर वो कह रही हैं कि जैसे ये जो यंग नौजवान हैं, जब ये बच्चे होते हैं ना, इनको तभी से सिखा दिया जाता है कि इनको जो है इन विशियस सर्कल के अगेंस्ट ना तो आवाज़ उठानी है और इनका बोझ भी इनको उठाना पड़ेगा, राइट। एंड जब तक इनको अवेयरनेस आती है तब तक ये इन विशियस सर्कल ऑफ पीपल को एक्सेप्ट कर लेते हैं नेचुरली, जैसे इनके फादर या फोर फादर्स ने किया है। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर कोई इनके खिलाफ बोले या कोई बैंगल मेकिंग के अलावा बिजनेस करने की सोचे, ये एक डेयर माना जाता है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और इस अगर फिरोज़ाबाद टाउन की बात की जाए तो ये पुअर फैमिली में अब डेयर नाम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि इनका भी एक ही वो होता है कि बस भरपेट खाना मिल जाए और अपने ट्रेडिशन को ये फॉलो कर लें। लेकिन एनीस जंग कहती है जब वो मुकेश की तरफ देखती है, मुकेश की आंखों में ना एक सेंस ऑफ फ्लैश आता है जब भी वो मोटर मैकेनिक बनने की बात करता है। तो यहाँ पर ना एनीस जंग ये बताना चाह रही है कि मुकेश इन सब से अलग है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है एंड वो बार बार यही रिपीट करता है कि मैं गैराज जाऊँगा, मैं ये जो मोटर मैकेनिक का काम है इसको लर्न करूँगा। हालांकि गैराज इसके घर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि वो पक्के से पक्का ये काम सीखेगा, वो पैदल पैदल जाए चाहे, लेकिन वो मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। एनीस जंग उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा एरोप्लेन उड़ाने का सपना नहीं है? तो इस बात पर मुकेश रिप्लाई करता है नहीं। वो इसलिए रिप्लाई करता है नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं एरोप्लेन होते क्या हैं। तो जब वो ये नहीं रिप्लाई करता उस टाइम पर वो ग्राउंड पर देख रहा है, मतलब इसे तो ये पता ही नहीं है कि आसमान में उड़ते हैं एरोप्लेन, राइट। लेकिन उसकी नज़रों में भले ही थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो, बट वो रिग्रेट नहीं कर रहा है अपने प्लान पर, मतलब वो ऐसे अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं कर रहा कि मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है, बल्कि ये तो उसका एक सपना है,
राइट, और वो इस सपने को पूरा करना चाहता है। उसने ज़िंदगी भर फिरोज़ाबाद टाउन की गलियों में गाड़ियों को ही चलते हुए देखा है, और वही उसका सपना है कि एक दिन वो मोटर मैकेनिक बनेगा और गाड़ी चलाना भी सीख लेगा। एंड फिर हमें एनीस जंग बताती हैं कि फ़िरोज़ाबाद में वैसे भी बहुत ही कम एरोप्लेन ऊपर से फ्लाई ओवर करते हैं, तो शायद इस बच्चे को पता ही नहीं कि एरोप्लेन होता क्या है। बट हमें एक साथ वो ये भी चीज़ बताना चाहती हैं कि देखो, मुकेश भले ही एक ऐसी उसमें रहता है, ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी अलग बिजनेस नहीं करता अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग दिस फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग द बैंगल्स, बट मुकेश के सपने आज भी वैसे ही हैं। और ये एनीस जंग हमें कहानी की एंडिंग तो नहीं बताती कि वो बनता है एक मोटर मैकेनिक या नहीं, बट कहानी के एंडिंग से हमें लगता है कि वो ये बताना चाह रही हैं कि मुकेश का सपना ऐसा है तो वो पक्का सपना पूरा करेगा, क्योंकि एंड तक वो ये देखती हैं कि मुकेश की आंखों में मोटर मैकेनिक की बात करती एक चमक आ जाती है, और वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वो पक्का एक दिन मोटर मैकेनिक बनेगा। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, एंड बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। एंड हैविंग सेड दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, पर अगर आप पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video.